नेता बेशक राजनीति करें, लेकिन जनता का तो असली मतलब होता है अर्थनीति से। यानी वो नीतियां जो हमारी जेब पर असर डालें या फिर हमारी सुविधाओं में इजाफा करें। जैसे ऑफिस जाने के लिए सड़कें ठीक है या नहीं, गांव जाने के लिए हाईवे बना या नहीं, रेलवे लाइन है या नहीं, मेरे गांव में बिजली पहुंची या नहीं, छोटे भाई को नौकरी मिली या नहीं, बैंक खाता खुला या नहीं, बच्चों के लिए स्कूल है या नहीं, बूढ़े माता पिता के लिए अस्पताल है या नहीं, कैसा है भारत का आर्थिक वातावरण और क्या है हमारी चुनौतियां। सरल भाषा में आपके ये बुनियादी आर्थिक मुद्दे आप तक पहुंचाने के लिए राज्यसभा टीवी ने शुरू किया है ये खास कार्यक्रम अर्थनीति। नया साल, नई उम्मीदें, नई ख्वाहिशें तो नई चुनौतियां भी। 2019 वो साल है जिसमें सरकार के 5 साल पूरे हो रहे हैं। सरकार का ध्यान विकास दर में तेजी लाने के लिए कई सुधारों पर रहेगा। नीति आयोग कई योजनाओं पर काम कर रहा है। क्या देश की आर्थिक स्थिति और मजबूत होने की उम्मीद जग रही है? वहीं 2014 से लेकर 2019 तक सरकार के सामने क्या आर्थिक चुनौतियां आईं? क्या सरकार इन चुनौतियों को एक अवसर के रूप में भुना पाने में सफल हुई? इस सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ अर्थनीति में आज मौजूद हैं 2 खास मेहमान। दीपशिखा सिकरवार, जो कि इकोनॉमिक टाइम्स में वरिष्ठ संपादक है, और साथ में है शिशिर सिन्हा, जो हिंदू बिजनेस लाइन में वरिष्ठ उप संपादक हैं। स्वागत है आपका। दीपशिखा, आपसे शुरू करते हैं। बैंकिंग सेक्टर बहुत न्यूज़ में रहा है इन 4.5 सालों में। तो जो एनपीएस थे वो विरासत में मिले, ऐसा कहा सरकार ने। इंसॉल्वेंसी एक्ट कितना कारगर रहा? तो अगर इन पूरे 4.5 सालों को हम देखें बैंकिंग और एनपीए के नज़रिए से, तो एक बहुत ही लैंडमार्क लॉ जो है ये सरकार लेकर आई। और इस लैंडमार्क लॉ ने जो एक लेंडर और क्रेडिटर का जो रिश्ता होता है, जो उनकी रिलेशनशिप होती है, उसको एक नया आयाम दिया है। एक वक्त ऐसा था कि कर्ज लेकर के जो है कंपनीज जो हैं वो गायब हो जाती थी, या कर्ज को दोबारा वो एवरग्रीनिंग करते रहते थे, दोबारा कर्ज लेके उसको चुका रहे हैं। तो वो चीज़ जो इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड ये सरकार लेकर आई, उसने इस चीज़ को ख़त्म किया। और जो एनपीएस जो हैं पूरी बैंकिंग व्यवस्था पे एक बड़ा सा बोझ बन के लटका हुआ था, और विरासत सरकार ने कहा कि वो बैंकिंग क्षेत्र में राजनीतिक हस्तक्षेप और उसके कारण जो बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो गई थी, उसको धीमे धीमे कम करने की तरह तरह से कोशिश की गई है। और आईबीसी जो है उसका अगर हम देखें सफलता, तो हाल ही में वित्त मंत्री ने कहा है कि 80,000 करोड़ का आईबीसी के तहत रिकवरी हुआ है और आगे 70,000 करोड़ की और होने की आशा है। तो ये एक बहुत ही मेरा मानना है कि बैंकिंग क्षेत्र के लिए बहुत ही कारगर एक कानून सिद्ध होता लग रहा है। बीआईएफआर को हटाया गया, क्या उसका फ़ायदा अब नज़र आ रहा है? बीआईएफआर का एक अलग मैकेनिज़्म था, और उस वक्त के समय में जब हमारे देश में औद्योगिक क्षेत्र का विकास उतना नहीं हुआ था, चीज़ें ग्रो कर रही थी, डेवलपमेंट के स्टेज में थी, तब बीआईएफआर का रोल होता था कि एक कंपनी अगर बीमार हो गई है, सिक हो गई है, तो वो बीआईएफआर में जाए, तो बैंक्स जो हैं उसको थोड़ी सी रियायत देंगे, सिस्टम भी वो भी कोशिश करे अपने आप को फिर खड़ा करने की। तो उसके तहत बीआईएफआर का रोल होता था, लेकिन वो एक बहुत ही कारगर प्रणाली नहीं थी, ऐसा हमने देखा। बहुत सारी कंपनियां सिक होने के बाद वहाँ से निकल नहीं पाती थी, और बैंकों का भी पैसा डूब जाता था। आईबीसी उसकी तुलना में एक ज़्यादा कारगर कदम है, क्योंकि एक बहुत ही एक्सपीडिशियस तुरंत उसमें कार्यवाही होती है। प्रोसेस जो है वो छोटा है और ज़्यादा इफ़ेक्टिव मतलब लग रहा है अभी कि वो साबित होगा।
जी, और साथ में देखा गया था कि कंपनियां तो दिवालिया हो जाती थी, लेकिन जो प्रमोटर्स थे वो मालामाल हो जाया करते थे। लेकिन शिशिर, अगर आपसे जानें कि आरबीआई के साथ जो मतभेद थोड़ा बहुत रहा, जो एमएसएमई सेक्टर है बहुत महत्वपूर्ण सेक्टर है, 50% एक तरह से कंट्रीब्यूट करता है मैन्युफैक्चरिंग में। तो ये जो कैश क्रंच था, ये भी एक बहुत बड़ी चैलेंज था गवर्नमेंट के लिए। बिल्कुल, देखिए, एक कोई भी छोटा उद्योग है, उसको चलाए रखने के लिए आपको पैसे की ज़रूरत होती है, जिसको हम लोग कहते हैं वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। वो कौन देगा? वो बैंक देंगे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस देंगे, एनबीएफसीज देंगे। अब दिक्कत ये हो रही थी कि इन जगहों पर वो पैसा वापस नहीं आ रहा था जिन बड़े उद्योगपतियों ने ले रखा था। तो जाहिर सी बात है कि जो बाकियों को कर्ज देना है उसके ऊपर असर पड़ेगा। और एक और बात मैं कहना चाहूँगा, जो दीपशिखा ने आईबीसी का जिक्र किया, वहाँ पर 80,000 करोड़ तो रिकवर हुए, जो कि कोर्ट में जा करके 2 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा बगैर कोर्ट गए रिकवर हुए। तो आप देखिए तो लगभग 3 लाख करोड़ रुपए बैंकों के पास वापस आए। अब ये पैसा किसको जाएगा? ये पैसा जाएगा उन उद्योगों को, उन छोटे उद्योगों को जो हम लोग एमएसएमई की बात करते हैं, उनको जाएगा, ताकि उनका कारोबार चलता रहे। अब यहाँ पर सबसे बड़ी चुनौती जो मैं देख रहा हूँ कि किस तरीके से एमएसएमई की ज़रूरतों को पूरा किया जाए। बैंकों के पास पैसे हैं, बैंकों के पास पैसे वापस आ रहे हैं, ब्याज दर में हमने थोड़ी कमी देखी है, थोड़ी राहत देखी है। अब इन एमएसएमई को आपको और आगे बढ़ाना है, और यहाँ पर मुझे लगता है कि जो अगला साइकिल यहाँ से शुरू होगा एमएसएमई के लिए, वो यही होगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उनको आसान तरीके से, आसान शर्त पे पैसा दे सकें। और एमएसएमई अगर खड़ी होंगी, आपने कहा 50% तो मैन्युफैक्चरिंग की बात है, एक्सपोर्ट में भी देखिए लगभग 43% का कंट्रीब्यूशन है। तो अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए एमएसएमई को रफ्तार देना ज़रूरी है, और एमएसएमई को रफ्तार तभी मिल पाएगा जब बैंक उनको मदद करेंगे। माहौल तैयार हो गया है, अब उम्मीद यही की जानी चाहिए कि उनको पैसे मिलेंगे, वो और तेज़ी से आगे बढ़ेंगे और उसका फ़ायदा पूरी अर्थव्यवस्था को मिलेगा। 12 करोड़ नौकरियां देता है ये सेक्टर। अगर हम ऑयल प्राइसेस की बात करें, काफ़ी उतार चढ़ाव रहा है, नीचे भी गए हैं ऑयल प्राइसेस और ऊपर भी गए हैं। तो जब कम थे, क्या उस समय पर सही इसका फ़ायदा उठाया सरकार ने, या एक जो अब चैलेंज बीच में जब ऊपर चले गए थे प्राइसेस, तब ज़्यादा लगा? तो ये सरकार जो है, जहाँ तक कच्चे तेल के भावों का सवाल है, बहुत ही लकी रही है। इट हैज़ बीन रियली लकी, बिकॉज जब से आए हैं तब से जो क्रूड ऑयल के दाम हैं वो नीचे ही रहे हैं, और अब तो दोबारा से नीचे चले गए हैं। इससे सरकार ने फ़ायदा भरपूर उठाया है, क्योंकि सरकार ने इस पे जो एक्साइज ड्यूटी है वो बहुत ज़्यादा काटा नहीं, वो एक्साइज ड्यूटी बना के रखा। और इस एक्साइज ड्यूटी का इस्तेमाल जो है आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में, सोशल सेक्टर में, अगर आप एक्सपेंडिचर्स देखें तो एक्सपेंडिचर्स में बहुत वृद्धि हुई है पिछले 4.5 साल में। और ये कहाँ से आ रहा है, इसका खर्च, इस पे खर्च कहाँ से किया जा रहा है? तो एक बहुत भारी हिस्सा जो है ये क्रूड ऑयल पे, जो पेट्रोल और डीजल पे जो कर हम लोग दे रहे हैं, आम आदमी दे रहा है, उससे मिल रहा है। तो भरपूर फ़ायदा हुआ है, प्लस ओवरऑल इकोनॉमी को भी उसका फ़ायदा हुआ है, क्योंकि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट, ओवरऑल जो हमारी इकोनॉमी, क्योंकि हमें आयात करना पड़ता है, हमारा बहुत बड़ा हिस्सा आयात का ऑयल है। तो पूरी हमारी अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ हुई है कि ऑयल जो है वो बराबर नीचे रहा है, कुछ पीरियड को छोड़ दें उसको। तो आगे भी ये अपॉर्चुनिटी रहेगी, क्योंकि ये बड़े अनप्रेडिक्टेबल प्राइजेस होते हैं, और अगर प्रोडक्शन कट करता है ओपेक तो फिर दोबारा बढ़ सकता है दाम, और फिर डेफिसिट होगा। बिल्कुल, देखिए, ये एक ऐसी चीज़ है जो आपके हाथ में नहीं है, और आप इसका सही आकलन भी नहीं लगा सकते हैं कि अगले 6 महीने या साल भर में कीमत क्या होगी, क्योंकि एक जियोपॉलिटिकल टेंशन तेल की कीमतों में आग लगा देता है। अगर नॉर्थ कोरिया अचानक खड़ा हो जाए और कहे कि मैं परमाणु बम छोड़ने वाला हूँ, आप देखोगे अचानक कच्चा तेल उछल गया, या अचानक उधर हुआ कि वेनेजुएला में कुछ परेशानी हो गई, यूरोप में कुछ परेशानी हो गई, तो अनिश्चितता बहुत ज़्यादा है। अब सवाल ये उठता है कि इस अनिश्चितता से निपटने के लिए हमारे पास क्या रणनीति है। इस समय में बात चल रही है कि हम स्ट्रेटजिक रिजर्व बनाएं। कई जगहों पर काम शुरू भी हो गया है, कुछ जगह पे बनाए गए हैं, और हम ऑल्टरनेटिव क्या ले सकते हैं, क्या हम उनका कंजम्पशन कम कर सकते हैं। देखिए, कंजम्पशन एक झटके में कम नहीं होगा,
आप अगर स्ट्रैटेजिक रिजर्व ज़्यादा से ज़्यादा बनाते हैं तो आप कच्चा तेल एक तरीके से जमा करते हैं, और जब आपको लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में बहुत ज़्यादा है तो आप उस स्ट्रैटेजिक रिजर्व का इस्तेमाल करके आप कीमतों में स्थिरता बनाए रखते हैं। क्योंकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि कोई भी कमाई अगर सरकार करती है तो आखिरकार वो खर्च कहाँ होता है। वो खर्च होता है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, वेलफेयर स्कीम्स पे, या जैसे अभी जो आयुष्मान योजना है इसके ऊपर खर्च है। इसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? अगर वहाँ पर नहीं कलेक्शन हो, वहाँ पर आप कहें कि नहीं टैक्स बिल्कुल कम कर दो, क्योंकि कोई भी आदमी टैक्स नहीं देना चाहेगा। मतलब एक ईमानदारी से सोचिए तो मैं भी कहूँगा कि मुझे बिल्कुल टैक्स नहीं देना है। टैक्स का मतलब कई बार हम दर्द के रूप में लेते हैं, तो हम दर्द नहीं उठाना चाहते, लेकिन हमें दवा भी तो चाहिए। वो दवा कहाँ से आएगा? वो इन्हीं से कमाई होगी तभी आएगा। तो अनिश्चितता बनी रहेगी। हमारी रणनीति क्या होती है, हमारी सोच क्या होती है, ताकि भविष्य में किसी भी तरह के ऐसे अनिश्चितताओं से हम निपट सके। यदि वो सोच स्पष्ट हो तो हमारे लिए ज़्यादा परेशानी नहीं आने वाली है। पैसा कहाँ से आएगा आपने कहा, और पैसा आया था डीमोनेटाइजेशन के एक चैलेंज से। क्या अब ये माना जाए कि सरकार उभर गई है इस चैलेंज से, या अभी भी सवाल उठते रहेंगे? सवाल तो उठेंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ा आर्थिक डिसीजन था जिसने एक और मतलब इतने बड़े पैमाने पर पहली बार किया गया था इस देश में जी। तो जाहिर है कि उसका कहाँ कहाँ प्रभाव हुआ है और क्या प्रभाव हुआ है, इसका बहुत मतलब गहन स्टडी करेंगे और लंबे समय तक तभी पता चलेगा। लेकिन अगर आप शॉर्ट पीरियड देखें, डिमोनेटाइजेशन को 2 साल होने आ रहे हैं, तो 2 साल में सबसे इसका मुख्य ऑब्जेक्टिव बताया है सरकार ने कि काले धन पे नियंत्रण करना था। तो काले धन पे कैसे नियंत्रण किया गया है, इसने क्या मदद की है? डिमोनेटाइजेशन में लोगों ने अपना पैसा बैंकों में तरह तरह से उसे काले से सफ़ेद में कन्वर्ट करा के उसे मुख्य धारा में वो ले आए बैंकिंग चैनल से। लेकिन उससे क्या हुआ कि सरकार का जो इनकम टैक्स विभाग है उसने इन सारे जो बैंक्स में डिपॉजिट हुए थे, या जो भी उसको इंटेलिजेंस अपनी एजेंसी से सूचना मिली कि कहाँ कहाँ क्या रखा हुआ है या कन्वर्ट हुआ है, तो उसका इस्तेमाल किया। और आप देखेंगे कि आयकर दाता जो है उसमें एक भारी बढ़ोतरी हो गई। 7.5 करोड़ नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है, पहली बार इतना बड़ा नंबर पहुंचा है। करोड़ से ऊपर जो करदाता हैं उनकी वृद्धि हुई है, और बहुत सारे इनमें वो करदाता हैं शामिल जिनको इनकम टैक्स विभाग से SMS गया था या ईमेल गया था कि आपने बैंक में ये जमा किया है, आप अपना रिटर्न फाइल कर दें या टैक्स भर दें। तो जाहिर है कि असर तो उसका हुआ है, और धीमे धीमे बाकी भी जैसे क्षेत्र हैं उनमें पता चलेगा कि क्या इसका असर रहा है। क्या जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वो मुख्य धारा में शामिल फॉर्मलाइज उसको कर पाने में ये सफल हो पाया नहीं है। ये एक इसको स्टडी करना पड़ेगा कि कितना हद तक सफल हो पाया जी। और अब 2 साल हो चुके हैं, तो उम्मीद ये की जाती है कि शायद अब इससे आगे बढ़ा जाएगा। चलिए छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले लेते हैं। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हम जानेंगे कि अब आगे रास्ता क्या है, आगे कितने अफसर मौजूद हैं सरकार के पास। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। क्या है आर्थिक चुनौतियां और क्या है आर्थिक अवसर सरकार के पास, इस सब पर हम कर रहे हैं चर्चा जारी रखते हैं। GST स्लैब्स जो हैं, क्या वो लगता है अब कंसोलिडेट होंगे? GST की भी आदत पड़ गई है अब लोगों को। देखिए, अगर आप स्लैब देखेंगे तो 0.25, 3, 5, 12, 18, 28 उस पे से आप सेस भी जो कि 25% तक लगाया जाता है। तो ये आलोचना हमेशा से रहती है कि क्या हमें इतने दरों की ज़रूरत है। आप 2 स्टैंडर्ड रेट है हमारे पास, 12% और 18% है, और ये होती है कि स्टैंडर्ड रेट एक होना चाहिए। कई बार ये भी कहा जाता है कि दुनिया के तमाम देशों में जहाँ पर GST लागू हैं उनमें से कुछ ही देश है जहाँ पर 2 या 3 से ज़्यादा दरें हैं, बाकी जगहों पर एक है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारा एक ऐसा देश है जहाँ पर एक बड़ी आबादी ऐसी है जो बहुत नीचे रहती है, जिनके इनकम के मामले में हमें उनके बारे में भी सोचना है। हम ये नहीं सोच सकते हैं कि हवाई चप्पल और एक गाड़ी के ऊपर या एक बेडशीट के ऊपर और एक गाड़ी के ऊपर, दोनों के ऊपर बराबर लगे।
अब स्थिति क्या हुई है, अगर आप देखें तो 28% में सिर्फ 28 सामान रह गए हैं। कुल 1216 सामान है, उसमें से सिर्फ 28 सामान 28% की दर में है। ज़्यादातर सामान लगभग 97.5 97.5% या तो 18% पर हैं या 18% से नीचे हैं। अब आगे क्या होने वाला है, आगे चलते हुए हम ये देख रहे हैं कि 12 और 18 को मिला करके एक रेट बनेगा जो कि 15% हो सकता है, 5% होगा और एक दर जो होंगी जो कि जिसको हम लोग कहते हैं इकोनॉमिक्स की भाषा में डिमेरिट गुड्स या सिन गुड्स कहते हैं, उनके ऊपर वो अलग से दर होंगी। तो अगले 1 या 2 साल या 3 साल के भीतर हम ज़्यादा से ज़्यादा 3 रेट देखेंगे। अभी जो आप 7 रेट की बात करते हो तो चीज़ें बदलेंगी, लेकिन अभी के समय में शुरुआती दौर पे आप ये उम्मीद करें कि सभी चीज़ों पे एक दर लगे, वो सही नहीं है। और जीएसटी का जहाँ तक आपने कहा कि क्या स्टेबलाइज हुआ है, प्री जीएसटी रिजीम में सिर्फ 67 लाख लोग थे जो कि वैट या सेंट्रल एक्साइज या सर्विस टैक्स में रजिस्टर्ड थे। आज आपके पास ये संख्या 1,20,00,000 है। ये जो 50 लाख लोग हैं वो कहाँ से आए हैं जी? एक ये भी चीज़ ध्यान रखिए कि हमारा थ्रेशोल्ड है 20 लाख का, 45 लाख असेसी ऐसे हैं जिनका एनुअल टर्नओवर 20 लाख रुपए या उससे कम है, यानी कि उन्हें जीएसटी में आने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी वो आए हैं। ये इस बात की ओर इशारा करता है कि लोग उस औपचारिकरण में आना चाहते हैं, शामिल होना चाहते हैं, क्योंकि उसमें उनको कारोबारी फ़ायदे दिख रहे हैं और यही चीज़ जीएसटी की रफ्तार को आगे बढ़ाएगा। रेट कम होंगे। एक ये भी चीज़ आप मानेंगे कि बहुत सारे एसेंशियल आइटम्स हैं जो डेली यूज़ के आइटम्स हैं, उनके दाम कम हुए हैं जीएसटी लागू होने के बाद। आपकी शिकायत हो सकती है कि ये चीज़ सस्ता नहीं हुआ, ये चीज़ अभी भी महंगा है, लेकिन आप ज़्यादातर सामान देखेंगे जो डे टू डे यूसेज में उनके दाम कहीं ना कहीं कम हुए और उसका रिजल्ट आप इन्फ्लेशन रेट में देख सकते हैं। तो जीएसटी अब थोड़ा स्थिर होने लगा है। 18 महीने हुए, 18 महीने में उम्मीद करें कि 50-60 साल पुरानी व्यवस्था को बिल्कुल बदल दें, जड़ से उखाड़ दें, वो नहीं होगा, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं। पेशेंस थोड़ी कम होती है। मैं इसमें एक चीज़ और कहना चाह रही थी कि अगर आप देखें जिन देशों में जीएसटी इम्प्लीमेंट हुआ है विदेशों में, उन सभी देशों में जीएसटी इम्प्लीमेंट होने के बाद इन्फ्लेशन बहुत बढ़ा था, महंगाई बहुत बढ़ी है। यहाँ तक कि आप देखिए कि मलेशिया में उन्होंने जीएसटी को वापस कर दिया है। तो हमारे देश में हमने जब जीएसटी लागू किया, बहुत बड़ा डर था कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा जीएसटी लागू होने के बाद, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। दाम उल्टा कम हुए हैं बहुत सारी चीज़ों के, क्योंकि टैक्स ऑन टैक्स नहीं लगता है जीएसटी में, कंपनीज़ को इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है, तो उससे टैक्स जो है अल्टीमेट कंज्यूमर को उससे कम पड़ता है, कम होता है उसके लिए। तो ये इन्फ्लेशन मैनेजमेंट जो है जीएसटी लागू होने के बाद का, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि नहीं हो पाया। अब 18 महीने हो रहे हैं, ऐसा कुछ भी महसूस नहीं है। इन्फ्लेशन कम ही रहा है, 5% जो आरबीआई का टारगेट है उससे। जो दाल 200 रुपये में मिलती थी वो अभी भी 100 के नीचे है। क्या ये बरकरार रहेगा? क्या लगता है कुछ इन्फ्लेशन पर जो कंट्रोल आया था, चाहे आने वाली सरकारें भी की अगर बात की जाए, तो ये बरकरार रहेगा? या अगर देखा जाए तो इन्फ्लेशन मैनेजमेंट इस सरकार का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट मैं कहना चाहूँगी, क्योंकि पूरे कार्यकाल में इन्फ्लेशन, स्पेशली फूड इन्फ्लेशन जो है, उसको ख़ास तौर पे उसको बहुत ही नियंत्रित रखा गया है। दाल, सब्ज़ी, फल, इक्का दुक्का एक आध सीजनल फ्लक्चुएशन को अगर हम छोड़ दें तो फूड इन्फ्लेशन काफ़ी नियंत्रित रहा है। और दालों की जो एक इशू हुई थी शुरू में जब ये सरकार आई थी, और पिछली सरकार में जब दालों के दाम बहुत बढ़ गए थे, तो उसकी वजह थी प्रोडक्शन की। अब प्रोडक्शन जो है दालों का काफ़ी हमारा ठीक हो गया है, उसमें उसकी तरफ काफ़ी ध्यान दिया गया, तो काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया गया है दाल के प्रोडक्शन को लेकर के। तो ऐसा नहीं लगता है कि वो एक बड़ा चैलेंज बन के आएगा आगे के सालों में। और कुछ ऐसे स्टेप्स होते हैं जिनमें गेस्टेशन पीरियड थोड़ा ज़्यादा होता है। अगर हम फार्म डिस्ट्रेस की बात करें तो सरकार कहती है कि उन्होंने बहुत कदम उठाए हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ मुश्किलें हैं। बिल्कुल, सबसे बड़ी मुसीबत क्या है? एपीएमसी। देखिए 2002-2003 से एपीएमसी में बदलाव की बात चल रही है। एपीएमसी, जैसा कि आपको जानकारी होगी कि एक किसान के लिए मजबूरी होती है कि वो एक तय सीमा के भीतर ही अपना सामान बेचे, और ये संभव होता है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी एक्ट
उसके तहत। एपीएमसी एक्ट राज्यों के तहत आता है। अब एपीएमसी एक्ट में बदलाव करना है, बदलाव करके आप किसानों को एक आज़ादी दें कि वो जहाँ चाहें, जहाँ उनको बेहतर दाम मिल रहा है वहाँ सामान बेचें। हमारे यहाँ एक व्यवस्था तो हो गई ई-नैम की, जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग कहते हैं, लेकिन परेशानी क्या है कि हमारे जोत का आकार छोटा है। हमारे पास किसान जो है वो इतनी बड़ी ज़मीन उनके पास नहीं है, तो एक किसान के लिए संभव नहीं होता है कि वो अपनी फसल या अपनी पैदावार को दूर दराज के मंडियों तक ले जा सके। तो क्या ये संभव है कि हम मंडी को उसके दरवाजे पे ला सकें? क्या ये संभव है कि जो खरीदार है उसको हम बता सकें कि यहाँ पे सामान सस्ते में उपलब्ध है? ये सारी सुविधाएं अगर हो जाएंगी तो किसान को उसकी फसल की, उसके पैदावार की वाजिब कीमत मिल सकती है। आज किसान क्यों परेशानी में है? परेशानी में इसलिए है क्योंकि वो जो पैदावार उसकी है उसे उसकी वाजिब कीमत नहीं मिल पाती है किसी न किसी वजह से। एमएसपी का सिस्टम है, लेकिन एमएसपी का पूरा फ़ायदा उन तक नहीं पहुंच पाता है। यदि हम इसके ऊपर ध्यान दें तो जो 2022 तक किसानों की आमदनी 2 गुना करने का लक्ष्य रखा गया है, हम बढ़ सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि ई-नैम से और एपीएमसी को लेकर के एक जो धारणा मजबूत हो रही है कि इसमें हमें बदलाव करना है, अगर दोनों चीज़ें साथ साथ चलें तो किसानों की परेशानी दूर हो सकती है। और लूप होल्स जब तक नहीं खत्म होंगे तब तक ये परेशानियां रहेंगी। लूप होल्स खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका है डिजिटल इंडिया। वो किस तरह से एक अवसर के रूप में देखा जाए अब आगे? डिजिटल इंडिया पे बहुत काम हुआ है। अब अगर मैं आपका डिमोनेटाइजेशन के टाइम में कैश को हटाना और उसको डिजिटाइज करना, इस पे बहुत एम्फेसिस दिया गया था। तो अगर आप देखें आज अगर आपके पास कैश नहीं है और आप सिर्फ मोबाइल फ़ोन अपना लेके बाहर निकलते हैं घर से, तो आपको उतना टेंशन नहीं होता है। एक ज़माना था अगर आपके पास कैश नहीं है या आपका पर्स आपने अपने पास भूल आए हैं घर, तो आप घबरा जाएंगे कि मैं वापस घर जाऊं और लेकर आऊं, क्योंकि आपका बैंक आपके साथ चल रहा है। आपके पास अलग अलग पेमेंट सिस्टम है जो आपके फ़ोन में है। यूपीआई, भीम यूपीआई भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो आप उसको लेके बाहर निकल जाते हैं कहीं, और आजकल ऑटो से लेकर के टैक्सी जो है सब जगह ये आप आसानी से उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत वेबसाइट्स पर है, इंफॉर्मेशन भी है, आपके डिजिटल सर्टिफिकेट्स हैं, आपकी डिग्रीज़ हैं, आप उनको डिजिटाइज करके डिजी लॉकर ले सकते हैं। तो विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत अच्छी, मतलब बहुत ही सुविधाजनक चीज़ है कि आपको कागज़ लेके इधर उधर नहीं दौड़ना है। आपने पासवर्ड दे दिया और वो ले लेगा उसको। और एक और बात मैं डिजिटल पे कहना चाहूँगा कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, अगर आप सोचें कि पिछले 2017-18 में जितना दिया गया लगभग 1,90,000 करोड़ का, इस साल के पहले 9 महीने में ही वो 1,94,000 करोड़ पर पहुंच गया। और इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जैम का है, जिसको हम लोग जनधन, आधार और मोबाइल की ट्रिनिटी के तौर पे जानते हैं। और उसका बेस क्या है? डिजिटल है। तो डिजिटल ने एक सक्सेस स्टोरी आपके सामने रख दी है। अब आप इसको कैसे इनकैश करते हैं, क्योंकि आपके देश में 50 करोड़ से ज़्यादा इंटरनेट कनेक्शन हो चुके हैं, 100 करोड़ से ज़्यादा लोगों के पास मोबाइल फ़ोन है। और अब ये भी नहीं कह सकते हैं कि आपके हाथ में फ़ीचर फ़ोन है तो आपके पास वो स्मार्टफोन वाली नई चीज़ें आ सकती हैं, आप फीचर फ़ोन पे भी वो सुविधाएं ले सकते हैं। तो मुझे लगता है कि डिजिटल ने एक अपॉर्चुनिटी सरकार के लिए नहीं, आम आदमियों के लिए भी कर दिया कि आपके पास अपने जेब में वॉलेट रखने की ज़रूरत नहीं है। जी, और सोशियो इकोनॉमिक भी काफ़ी इससे स्ट्रॉन्ग हुआ है। क्या आगे उम्मीद हम कर सकते हैं कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम जैसी कोई चीज़ सामने आएगी, स्पेशली बजट या उससे पहले कोई बिग टिकट? देखिए, ये एक बहुत ही अच्छे कंसेप्ट है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम और सब्सिडी दोनों एक साथ नहीं चल सकते हैं। आप आज फूड सब्सिडी देते हैं, आज आप फर्टिलाइज़र पे सब्सिडी देते हैं, आज आप स्कॉलरशिप के रूप में बहुत सारे वेलफेयर स्कीम चलाते हैं। तो ये सारी चीज़ों में आपको कहीं ना कहीं रैशनलाइज करना पड़ेगा, बहुत सारे सब्सिडीज़ ख़त्म करने पड़ेंगे। ये एक पॉलिटिकल कॉल है, ये इतना आसान नहीं है। लेकिन एज अ कंसेप्ट मैं कहूँ तो यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम एक अच्छी पहल है, एक अच्छी सोच है, और ये एक इक्वालिटी की तरफ बढ़ता है। जैसे आज हम लोग कहते हैं ना कि हमें आखिरी पायदान पे खड़े व्यक्ति तक पहुंचना है, तो आखिरी पायदान और ऊंचे की पायदान के बीच के अंतर को कैसे कम करेंगे? यूबीआईएस उस मामले में मददगार हो सकता है। मुझे लगता है कि अगले आप साल भर के भीतर एक पायलट के तौर पर इसका कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट होता देखेंगे, लेकिन लागू करने में थोड़ा सा समय भी लग सकता है। यूपीआई एक बहुत ही अच्छा सोच है। और आप देखिए कि जैसे सब्सिडी दी जाती है
तो सब्सिडी जो है वो डिफ्रेंशिएट नहीं करती है अमीर और गरीब में, वो सबको इक्वली मिलती है। जैसे एलपीजी सब्सिडी तो अब तो हटा दिया गया है, आयकर दाताओं को नहीं मिलती है। तो पहले वो सबको मिलती थी, जो अमीर है गरीब है उसमें कोई फ़र्क नहीं। तो यूबीआई जो है इसमें सब्सिडी आपका हटना बहुत ज़रूरी है, और जो एक्चुअली डिज़र्विंग है, जो मतलब उस मदद को डिज़र्व करता है, उसको ही वो मिलेगी। तो एक बहुत ही नीट सिस्टम है जो आपके पूरे इकोनॉमी पर प्रेशर जितना सब्सिडीज़ का रहता है उसको काफ़ी हद तक कम करेगा, और उसमें एफिशिएंसी बहुत लाएगा। वीक रुपी, इसके कुछ स्ट्रांग होने की उम्मीद है? रुपया तो अभी देखिए इसके दोनों पहलू हैं। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रुपया भी उसके अपने इम्प्लिकेशंस होते हैं, और वीक रुपी के अपने इम्प्लिकेशंस हैं। चूँकि हमारी इकॉनमी जो है बहुत बड़ा हिस्सा ऑयल आयात का उस पे है, तो उसका वीक रुपी का उसके ऊपर बहुत असर पड़ता है। जब रुपी स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो एक्सपोर्टर जो है उनको उस पर असर पड़ता है। तो रुपया अभी अपना रेंज उसने ढूंढ लिया है। तो जैसा सरकार में कुछ लोगों का कहना है कि ठीक है 60-62 उसमें रहेगा, 70-72 में रहेगा, मतलब उतना नहीं नीचे गिरेगा। तो इट इज़ एक्सपेक्टेड कि उस रेंज को वो कर पाएगा, क्योंकि अगर आप देखें कि आर्थिक जो आपके फंडामेंटल्स हैं, इकोनॉमिक फंडामेंटल्स, उसके हिसाब से रुपी जो है वो बहुत बैलेंस्ड है। चलिए उम्मीद करते हैं ये आगे ठीक ही रहेगा। आप दोनों स्टूडियो में आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये तो थे आर्थिक चैलेंजेस और आर्थिक अवसर जो भारत के सामने हैं। आर्थिक स्थिति में जो भी बदलाव होते हैं वो लगातार हम आपको बताते रहेंगे, उनसे रूबरू करवाते रहेंगे। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी।